नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की सीरीज में हम चैप्टर 2 यानी फेडरलिज्म, जिसे हम संघवाद कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। नमस्ते। पिछले चैप्टर में हमने पावर शेयरिंग की बात की थी और मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है कि हमारे देश में कुछ फैसले दिल्ली में क्यों लिए जाते हैं और कुछ मान लीजिए लखनऊ या चेन्नई में, या अधिकारों का बंटवारा आखिर काम कैसे करता है, और भारत का फेडरलिज्म अमेरिका या स्विट्जरलैंड जैसा क्यों नहीं है, क्यों यहाँ केंद्र ज्यादा ताकतवर लगता है। बिल्कुल, और ये सवाल ही फेडरलिज्म का मतलब संघवाद का कोर है। आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का चैप्टर नहीं है, ये हमारे देश की बनावट की बुनियाद है। पावर को ऊपर से नीचे यानी सेंटर से स्टेट और फिर लोकल लेवल पर बांटने का जो सिस्टम है, वही फेडरलिज्म है। ओके, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। शुरू करने के लिए पिछले चैप्टर का बेल्जियम और श्रीलंका वाला उदाहरण लेते हैं। बेल्जियम में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ये हुआ कि केंद्र सरकार की शक्तियां कम करके रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी गई। यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात है। बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट्स तो 1993 से पहले भी थीं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं था कि वो अचानक से बन गई। हाँ, लेकिन तब उनकी हैसियत अलग थी, है ना। उनकी सारी शक्तियां केंद्र सरकार की दी हुई थी, जिसे वो वापस भी ले सकती थी। बिल्कुल। जैसे घर के बड़े बच्चों को पॉकेट मनी तो दे दें, पर कहें कि ज्यादा बदमाशी की तो सब वापस ले लेंगे। वो एक तरह की कंडीशनल ऑटोनॉमी थी। सही कहा ना? एग्जैक्टली, परफेक्ट एनालॉजी। वो केंद्र की मेहरबानी पर चल रही थी, लेकिन 1993 में जो बदलाव हुआ उसने गेम ही बदल दिया। कैसे? रीजनल गवर्नमेंट्स को संवैधानिक शक्तियां यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब उनकी पावर्स सेंटर पर डिपेंड नहीं थी, वो शक्तियां सीधे संविधान से आ रही थीं। अच्छा, तो पावर का सोर्स ही बदल गया। केंद्र की मर्जी से हटकर संविधान की गारंटी बन गया। प्रिसाइजली, और इसी एक बदलाव से बेल्जियम एक यूनिटरी सिस्टम से, यहाँ सारी पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट होती है, हाँ, उससे निकलकर एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदल गया। और इसका ठीक उल्टा हमें श्रीलंका में दिखता है। वहां आज भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक यूनिटरी सिस्टम ही है। सारी पावर कोलंबो में नेशनल गवर्नमेंट के पास है। और शायद यही वजह है कि तमिल नेता इतने सालों से मांग कर रहे हैं कि श्रीलंका एक फेडरल सिस्टम अपनाए। हाँ, ताकि उन्हें अपने इलाकों में फैसले लेने का अधिकार मिले, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का अधिकार मिले। सही। तो इन दोनों उदाहरणों से फेडरलिज्म की एक सिंपल डेफिनेशन निकलती है। फेडरलिज्म सरकार का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी और देश की अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, के बीच बट जाती है। जनरली एक फेडरेशन में सरकार के कम से कम 2 लेवल्स होते हैं। हाँ बिल्कुल। एक तो हो गई पूरे देश के लिए सरकार, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स देखती है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी। राइट। और दूसरी राज्यों या प्रांतों के स्तर की सरकारें, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखती हैं, जैसे पुलिस, एग्रीकल्चर, लोकल ट्रेड। और सबसे जरूरी बात जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, वो ये है कि ये दोनों ही स्तर की सरकारें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती हैं। कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिटरी सिस्टम में या तो सरकार का सिर्फ एक ही लेवल होता है, या फिर बाकी यूनिट्स सेंटर के अधीन मतलब सबऑर्डिनेट होके काम करती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। एग्जैक्टली। लेकिन संघीय व्यवस्था में सेंटर स्टेट को ऑर्डर नहीं दे सकता। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं, अपना जुरिस्डिक्शन होता है, जिसके लिए वो सेंटर के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो वो किसके प्रति जवाबदेह है? वो अपने राज्य के लोगों के प्रति जवाबदेह है। एक मिनट, लेकिन क्या ये सच है? असल में तो हम देखते हैं कि केंद्र कई बार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करता है या गवर्नर के जरिए राज्यों के काम में दखलंदाजी के आरोप लगते हैं। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिस का अंतर क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर फेडरलिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी सामने आती है। जो संविधान में लिखा है वो आइडियल सिचुएशन है, लेकिन पॉलिटिक्स में पावर स्ट्रगल हमेशा चलता रहता है। आपका सवाल दिखाता है कि फेडरलिज्म कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये एक कांस्टेंट नेगोशिएशन है सेंटर और स्टेट्स के बीच। अच्छा। और यहीं पर किताब में एक छात्र का सवाल आता है, भारतीय सरकार को हम क्या कहें, संघ, यूनियन, संघीय, फेडरल या केंद्रीय, सेंट्रल? हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग है।
और मजे की बात यह है कि हमारे संविधान में फेडरल शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। सच में? हाँ, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि भारत एक ऐसा संघ है जो राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा। और इसलिए किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। द यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल। ये हमारे होल्डिंग टुगेदर मॉडल को दर्शाता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। दिलचस्प। तो ये तो हुई परिभाषा कि सत्ता केंद्र और राज्यों में बटी होती है, लेकिन हम असल में कैसे पहचानें कि कोई व्यवस्था संघीय है या नहीं? जरूर उसकी कुछ कसौटियां, कुछ की फीचर्स होते होंगे। बिल्कुल। एनसीईआरटी में 7 फीचर्स बताए गए हैं जो किसी भी फेडरल सिस्टम का डीएनए होते हैं। ओके। पहला तो सिंपल है, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, सेंटर, स्टेट और अब हमारे यहाँ तो लोकल गवर्नमेंट मिलाकर 3 टियर्स हैं। दूसरा फीचर है एक ही नागरिक समूह पर अलग अलग अधिकार क्षेत्र, मतलब जुरिस्डिक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना? मतलब हम सब भारत के नागरिक हैं, पर हम पर एक ही समय में 3 सरकारें शासन कर रही हैं, केंद्र, राज्य और नगर निगम या पंचायत। What's fascinating here is कि इन सरकारों के काम करने का दायरा यानी जुरिस्डिक्शन बंटा हुआ है। कानून बनाने, टैक्स वसूलने और प्रशासन के मामलों में सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। जैसे हम इनकम टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं या और अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम को। बिल्कुल, दोनों का जुरिस्डिक्शन अलग है, पर दोनों हम ही से टैक्स ले रहे हैं। तीसरा पॉइंट है संवैधानिक गारंटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। ये शायद सबसे जरूरी पॉइंट है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इन सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र संविधान में साफ साफ लिखे हुए हैं, इसलिए उनका एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। ये सेंटर का कोई तोहफा नहीं है जिसे वो जब चाहे छीन सके। राइट। चौथा है संवैधानिक बदलाव में दोनों की सहमति। ये फेडरलिज्म का सेफ्टी लॉक है एक तरह से। संविधान के फंडामेंटल प्रोविजंस, खासकर जो पावर शेयरिंग से जुड़े हैं, उन्हें कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलावों के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है। अच्छा, तो जीएसटी जैसा बड़ा बदलाव इसीलिए इतना मुश्किल था क्योंकि उसमें राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ी? एब्सोल्युटली, वो फेडरलिज्म इन एक्शन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। ओके। अब 5वां फीचर, अदालतें अंपायर की भूमिका में। अगर सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो फैसला कौन करेगा? जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट। और देखा है जैसे एसआर बोमई केस में। हाँ, सुना है उसके बारे में। जी, उस केस ने केंद्र द्वारा आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने पर एक तरह से रोक लगा दी। ये संघवाद की आत्मा को बचाने वाला एक लैंडमार्क जजमेंट था। छठा फीचर, वित्तीय स्वायत्ता, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। बिना पैसों की आजादी का क्या मतलब? एग्जैक्टली। अगर राज्य सरकार को हर छोटे मोटे काम के लिए केंद्र के आगे हाथ फैलाना पड़े तो वो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए संविधान में सेंटर और स्टेट्स के लिए रेवेन्यू के सोर्सेस साफ साफ बताए गए हैं। लेकिन आपने वित्तीय स्वायत्ता की बात की, पर भारत में तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। जीएसटी के बाद राज्यों की शिकायत रहती है कि उनके पास कमाई के साधन कम हो गए हैं और उन्हें मुआवजे के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। तो क्या ये फीचर कागज पर ज्यादा और असलियत में कम है? फिर से वही थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस वाली बात। कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रेमवर्क दिया गया है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे जीएसटी उस बैलेंस को शिफ्ट कर सकती हैं। ये दिखाता है कि फेडरलिज्म एक डायनामिक चीज है, स्टैटिक नहीं। और 7वां पॉइंट इन सबका सार है। फेडरलिज्म के दोहरे उद्देश्य, मतलब डुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, यूनिटी। और दूसरा, साथ ही रीजनल डाइवर्सिटी को सम्मान देना और अकोमोडेट करना, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। एग्जैक्टली। तो एक आदर्श संघीय व्यवस्था के लिए 2 बातें बहुत जरूरी हैं: आपसी विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट, और साथ रहने पर सहमति, अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। बिल्कुल, ये एक तरह से शादी जैसा है। दोनों पार्टनर्स यानी सेंटर और स्टेट्स को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए और साथ रहने की रजामंदी होनी चाहिए, तभी रिश्ता चलेगा। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है कि हर फेडरेशन एक जैसा नहीं होता। सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर बैलेंस है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो फेडरेशन बना कैसे है। हाँ, इसके 2 मुख्य रास्ते हैं या 2 मॉडल्स कह सकते हैं।
इसे ऐसे समझिए, पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। ओके। ये एक मोहल्ले की तरह है जहां कई अलग-अलग घर अपनी अपनी सुरक्षा और कॉमन फैसिलिटीज के लिए मिलकर एक RWA मतलब रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन बना लेते हैं। घर पहले से थे, RWA बाद में बनी। मतलब इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपनी मर्जी से एक बड़ी यूनिट बनाने के लिए साथ आते हैं। राइट। और ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि अपनी सॉवरेनिटी और आइडेंटिटी बनाए रखते हुए वे अपनी सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को बढ़ा सकें। जैसे यूएसए। हाँ, जैसे 13 अलग-अलग कॉलोनीज ने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। इसके और उदाहरण हैं स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस मॉडल में RWA के मेंबर्स यानी स्टेट्स ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके पास समान शक्तियां होती हैं। और दूसरा रास्ता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। ये एक बड़े से परिवार की तरह है जो एक ही घर में रहता है और घर का मुखिया शांति और सुविधा के लिए हर सदस्य को अपने अपने कमरे और कुछ जिम्मेदारियां दे देता है ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। मतलब यहाँ घर पहले से एक था, कमरे और जिम्मेदारियां बाद में बांटी गई। एग्जैक्टली। जैसे कि भारत, हम पहले से एक देश थे और हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और हमारी लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए स्टेट्स बनाए और उनके साथ पावर शेयर की। करेक्ट। भारत, स्पेन और बेल्जियम इसके क्लासिक उदाहरण हैं। इस श्रेणी में घर का मुखिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों की तुलना में ज्यादा पावरफुल होता है। अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इज अ की फीचर। अच्छा। और अक्सर परिवार के सभी सदस्यों को बराबर अधिकार नहीं मिलते, कुछ को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। वैसे ही यहाँ विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास अनइक्वल पावर्स होती हैं। कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर्स दी जाती हैं। जैसे पहले JNK को आर्टिकल 370 के तहत थी, या नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को विशेष दर्जा मिला हुआ है। बिल्कुल। इसी से किताब का वो सवाल भी क्लियर हो जाता है, अगर संघवाद केवल बड़े देशों में काम करता है तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया? जवाब है कि बेल्जियम का मॉडल होल्डिंग टुगेदर वाला है। वो छोटा देश है, पर वहां भाषाई डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि उसे मैनेज करने के लिए ये मॉडल जरूरी था। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये दिखाता है कि फेडरलिज्म सिर्फ साइज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि सोसाइटी के नेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर डाइवर्सिटी ज्यादा है तो फेडरलिज्म एक जरूरत बन जाता है, चाहे देश छोटा हो या बड़ा हो। किताब में दिए गए दुनिया के नक्शे को देखें तो कुछ और दिलचस्प बातें पता चलती हैं। दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। सिर्फ 25 में? हाँ, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% आबादी रहती है। दुनिया के ज्यादातर बड़े देश अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, रूस, भारत, ये सब फेडरेशंस हैं। इसी से जुड़ा नेपाल का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। वहां जब नया संविधान बन रहा था तो कुछ नागरिक फेडरलिज्म पर चर्चा कर रहे थे। अच्छा। इस चर्चा से फेडरलिज्म को लेकर जो आम गलतफहमियां हैं वो बहुत अच्छे से समझ आती हैं। हाँ, जैसे एक किरदार हैं खगराज। वो कहते हैं कि उन्हें संघवाद पसंद नहीं क्योंकि इससे भारत की तरह जातीय समूहों के लिए सीटें आरक्षित हो जाएंगी। ये एक क्लासिक गलतफहमी है। वो फेडरलिज्म को रिजर्वेशन पॉलिसी से जोड़ रहे हैं, जबकि संघवाद पावर शेयरिंग से जुड़ा है, सेंटर और स्टेट के बीच। और रिजर्वेशन एक अलग सोशल जस्टिस पॉलिसी है। दोनों का सीधा कोई कनेक्शन नहीं है। फिर हैं सरिता, जो कहती हैं कि हमारा देश बड़ा नहीं है, हमें संघवाद की जरूरत नहीं। जैसा हमने अभी बात की, बेल्जियम का उदाहरण इस तर्क को तुरंत गलत साबित कर देता है। फेडरलिज्म इज नॉट अबाउट साइज, इट्स अबाउट मैनेजिंग डाइवर्सिटी। फिर एक है बाबूलाल। वो उम्मीद करते हैं कि तराई क्षेत्रों को अपना राज्य मिलने पर अधिक स्वायत्तता मिलेगी, क्योंकि जो शक्तियां पहले राजा के पास थी वे अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा प्रयोग की जाएंगी। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये फेडरलिज्म का फायदा है? नहीं, ये लोकतंत्र का एक लाभ है। राजशाही से लोकतंत्र में आने पर सत्ता राजा से जनता के प्रतिनिधियों के पास आ जाती है। संघवाद उस लोकतांत्रिक शक्ति को व्यवस्थित करने का, उसे अलग अलग लेवल्स पर बांटने का एक तरीका है। तो राम गणेश फेडरलिज्म को डेमोक्रेसी से कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब ये है कि फेडरलिज्म को लेकर बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं और इसकी थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को समझना जरूरी है। और ये सारी चर्चा हमें वापस उन दो सवालों पर ले आती है जो किताब में पूछे गए हैं। पहला, कौन सी बातें भारत को एक संघीय देश बनाती हैं? और दूसरा, क्या हमारे संविधान निर्माताओं को संघवाद के बारे में पता नहीं था या वे इस पर बात करने से बचना चाहते थे? इन्हीं सवालों के जवाब भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की बारीकियों में छिपे हैं, जिसे हम अब और गहराई से देखेंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि आखिर भारत को एक संघीय देश बनाता क्या है। मतलब हमने देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देशों को भी अपनी डाइवर्सिटी संभालने में कितनी दिक्कतें आईं। तो भारत जैसा इतना विशाल देश, जहां इतनी भाषाएं हैं, धर्म हैं, क्षेत्र हैं, ये तो कमाल ही है। हमारे देश में ये सत्ता की साझेदारी, मतलब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स, ये असल में काम कैसे करते हैं? देखिए, इसकी जड़ें तो सीधी संविधान में जाती हैं और ये कहानी शुरू से ही बहुत दिलचस्प है। भारत एक बहुत ही दर्दनाक और आप जानते हैं खूनी बंटवारे के बाद एक आज़ाद देश बना था। हाँ। आज़ादी के तुरंत बाद कई रियासतें थीं, प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें कहते हैं, वो देश का हिस्सा बनी। माहौल में बहुत अनिश्चितता थी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित किया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने संघीय देश या फेडरेशन शब्द यूज ही नहीं किया, कहा यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सिर्फ शब्दों का खेल था या इसके पीछे कोई गहरा मतलब था? नहीं, ये एक बहुत बहुत सोचा समझा कदम था। अंबेडकर ने इसे साफ भी किया था। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने के दो मतलब थे। पहला कि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसा अमेरिका में हुआ था। अच्छा। और दूसरा, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। मतलब ढांचा तो संघीय है, पर उसकी आत्मा वो थोड़ी एकात्मक, मतलब यूनिटरी रखी गई। तो ये ढांचा असल में जमीन पर दिखता कैसे है? ये पावर शेयरिंग होती कैसे है? शुरुआत में संविधान ने सरकार का एक 2 टियर सिस्टम दिया था। एक संघ सरकार, जिसे हम केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और दूसरी राज्य सरकारें यानी स्टेट गवर्नमेंट्स। पर फिर महसूस हुआ कि भारत इतना विशाल और विविध है कि सिर्फ 2 स्तर काफी नहीं है। सही बात है। सत्ता को और नीचे तक ले जाना होगा। तब 1992 में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और इसमें एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, पंचायतें और नगर पालिकाएं यानी म्युनिसिपैलिटीज। अच्छा, मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि जैसे एक बड़े संयुक्त परिवार में पहले घर के मुखिया यानी केंद्र और फिर अलग अलग भाइयों के अपने परिवार यानी राज्य थे। हाँ, कह सकते हैं। और फिर लगा कि हर परिवार के अंदर भी बेहतर व्यवस्था के लिए एक और लेवल की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जो पंचायतें हो गई। हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही बैठती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। असल में तो घर का मुखिया ही सबसे ताकतवर होता है। क्या यहाँ भी ऐसा ही है? ये एक अच्छा सवाल है। असलियत में ये रिश्ता और भी जटिल है और इस रिश्ते को समझने की चाबी है अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन का बंटवारा। संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लेजिस्लेटिव पावर्स का 3 सूत्रीय बंटवारा बहुत साफ तरीके से किया है। इसमें 3 सूचियां हैं, अ 3-fold डिवीजन। 3 सूचियां? ओके, तो चलिए जरा इनको एक एक करके समझते हैं। पहली कौन सी है? पहली है संघ सूची या यूनियन लिस्ट। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे देश की रक्षा, डिफेंस, विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, संचार, कम्युनिकेशंस और मुद्रा यानी करेंसी। इन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये तो लॉजिकल है। मतलब आप ऐसा तो नहीं चाह सकते कि आरबीआई के अलावा पंजाब अपना अलग नोट छापे या पश्चिम बंगाल की अपनी अलग विदेश नीति हो। बिल्कुल, एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है। पर एक बात है, इन विषयों का दायरा तो अब बहुत बढ़ गया है। संचार का मतलब 1950 में शायद टेलीफोन और पोस्ट ऑफिस था। आज इसका मतलब इंटरनेट, डेटा प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा सब कुछ है। तो क्या ये सूची समय के साथ केंद्र को और ज्यादा शक्तिशाली नहीं बना रही है? बिल्कुल, यही इसकी एक बड़ी सच्चाई है। अब दूसरी सूची पर आते हैं, राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। इसमें राज्य और स्थानीय महत्व के विषय हैं, जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि और सिंचाई। अच्छा। इन पर सामान्य परिस्थितियों में सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। लॉजिक ये है कि महाराष्ट्र में खेती की समस्याएं बिहार से अलग होंगी और चेन्नई की ट्रैफिक पुलिस की जरूरतें जयपुर से अलग होंगी। एग्जैक्टली। लेकिन यहीं पर, जैसा आपने कहा, टकराव भी होता है। पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, पर जब भी किसी राज्य में कोई बड़ी घटना होती है तो सारी नजरें केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पर टिक जाती हैं। सही पकड़ा। और इसी टकराव का एक और मैदान है, तीसरी सूची, समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों की दिलचस्पी है। अच्छा, दोनों की? जैसे शिक्षा, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, विवाह,
अडॉप्शन, उत्तराधिकार, ये सब इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। अरे पर यहाँ तो मामला फंस जाएगा। अगर दोनों ही कानून बना सकते हैं और मान लीजिए दोनों के कानून में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तब क्या होगा? किसकी चलेगी? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ संविधान बिल्कुल साफ है और शायद यहीं पर केंद्र का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है। अगर कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इट विल प्रिवेल। तो क्या ये समवर्ती सूची राज्यों के लिए एक तरह का धोखा नहीं है? उनकी कानून बनाने की शक्ति तो यहाँ बहुत सीमित हो जाती है। कई राज्य ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र शिक्षा जैसे विषयों का इस्तेमाल करके उनकी स्वायत्तता में दखल दे रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मामले में ये बहस हमने देखी। हाँ बिल्कुल। सैद्धांतिक तौर पर यह सहयोग के लिए है, पर राजनीतिक तौर पे यह अक्सर टकराव का कारण बनता है। एक मिनट, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। कुछ विषय तो ऐसे भी होंगे जो संविधान बनते समय थे ही नहीं। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या ई-कॉमर्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनका क्या होता है? वो किस लिस्ट में है? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय यानी रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है और हमारे संविधान के अनुसार इन सभी नए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। बिल्कुल, केंद्र सरकार के पास। तो जैसे जैसे दुनिया आधुनिक हो रही है, केंद्र की शक्तियों का दायरा वो स्वाभाविक रूप से बढ़ता जा रहा है। तो एक तरफ तो शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन हर मोड़ पर केंद्र को एक थोड़ी ज्यादा ताकत दी गई है। और हमने ये भी देखा है कि भारत जैसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सभी राज्यों को बराबर शक्तियां नहीं मिलती। क्या भारत में भी ऐसा है? हाँ, और यही भारत के फेडरलिज्म को बहुत यूनिक बनाता है। इसे कहते हैं क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। एसिमेट्रिकल मतलब सब बराबर नहीं है? बिल्कुल। भारतीय संघ के सभी राज्यों को एक जैसी शक्तियां नहीं मिली हैं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा, एक स्पेशल स्टेटस प्राप्त है। अच्छा, किन राज्यों को? जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। उनकी कुछ पेक्यूलियर सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस के कारण संविधान के आर्टिकल 371 के तहत उन्हें विशेष शक्तियां दी गई हैं। ये विशेष शक्तियां किस तरह की होती हैं? मतलब उन्हें ऐसा क्या मिलता है जो मान लीजिए उत्तर प्रदेश या गुजरात को नहीं मिलता? ये खास तौर पर वहाँ के मूल निवासियों, इंडिजिनस पीपल्स के भूमि अधिकारों, उनकी संस्कृति की सुरक्षा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, कोई भारतीय जो इन राज्यों का स्थायी निवासी नहीं है, वो वहाँ जमीन या घर नहीं खरीद सकता। अच्छा। ये प्रावधान उनकी डेमोग्राफिक और कल्चरल इंटेग्रिटी को बचाने के लिए हैं। तो ये तो हुई उन राज्यों की बात जिन्हें ज्यादा शक्तियां मिली हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो इकाइयां जिनके पास राज्यों से भी कम शक्तियां हैं। मेरा मतलब है यूनियन टेरिटरीज से। दिल्ली जैसे शहर में तो ये टकराव रोज की खबर है। बिल्कुल, ये भारतीय संघ की कुछ ऐसी इकाइयां हैं जिनके पास बहुत कम शक्ति है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो एक स्वतंत्र राज्य बनने के लिए बहुत छोटे हैं या उनका सामरिक महत्व है, जैसे अंडमान निकोबार या चंडीगढ़। हाँ, या चंडीगढ़। इन क्षेत्रों को चलाने में केंद्र सरकार के पास विशेष शक्तियां होती हैं। दिल्ली और पुडुचेरी में चुनी हुई सरकारें तो हैं, लेकिन पुलिस और जमीन जैसे अहम विषय आज भी केंद्र के नियंत्रण में हैं। और यही लगातार विवाद का कारण बनता है। बिल्कुल। तो ये पूरा ढांचा बहुत नाजुक संतुलन पर टिका है। पर क्या ये संतुलन बदला जा सकता है? मान लीजिए केंद्र में कोई बहुत शक्तिशाली सरकार आ जाए, तो क्या वो एक तरफा फैसला करके राज्यों की शक्तियां कम कर सकती है? नहीं, इसे बदलना बिल्कुल आसान नहीं है और यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। अच्छा। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का ये बंटवारा संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। संसद अकेले इस व्यवस्था को नहीं बदल सकती। तो प्रक्रिया क्या है? करना होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ है? उसके बाद उसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा भी अनुमोदित यानी रैटिफाई करवाना होगा। वाह, ये तो बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। इसीलिए बनाई गई है ताकि कोई भी सरकार संघीय भावना को आसानी से खत्म ना कर सके। और अगर इन शक्तियों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद हो जाए तो मतलब केंद्र और राज्य में ठन जाएं कि ये विषय किसका है, अंपायर कौन होगा? What's fascinating here is the role of the judiciary. शक्तियों के विभाजन के बारे में किसी भी विवाद के मामले में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करते हैं। वो एक अंपायर की तरह काम करते हैं। अच्छा। कई ऐतिहासिक फैसले जैसे SR बम्बई केस,
ने केंद्र द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति को सीमित किया है और संघीय ढांचे को मजबूत किया है। और ये सरकारें चलती कैसे हैं? मतलब पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि जिसके पास पैसा है, असली ताकत तो उसी के पास होती है। ये बहुत जरूरी सवाल है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी संघीय ढांचे की जान है। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों के पास अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए टैक्स लगाकर संसाधन जुटाने की शक्ति है। पर यहाँ भी क्या केंद्र का पल्ला भारी है? हाँ, एक असंतुलन तो है। ज्यादातर बड़े टैक्स केंद्र इकट्ठा करता है और फिर फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में बांटता है। और जीएसटी आने के बाद तो? जीएसटी आने के बाद तो राज्यों की अपनी टैक्स लगाने की शक्ति और भी कम हुई है और वो मुआवजे के लिए केंद्र पर और ज्यादा निर्भर हो गए हैं। ये भी एक लगातार खींचतान का मुद्दा है। स्रोत में कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रैक्टिकल सिनेरियोज दिए गए हैं जो इस पूरी थियोरी को असल दुनिया में लाकर खड़ा कर देते हैं। जैसे अगर कृषि यानी एग्रीकल्चर और वाणिज्य यानी कॉमर्स राज्य के विषय हैं, तो केंद्र सरकार की कैबिनेट में कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री क्यों होते हैं? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट पॉलिसी मेकिंग। इसका कारण ये है कि केंद्र सरकार इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाती है, राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दों को देखती है। मतलब वो एक बड़ी रूपरेखा, एक नेशनल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। बिल्कुल, जैसे फसलों के लिए एमएसपी तय करना या दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौते करना। लेकिन हमने देखा कि जब केंद्र ने कृषि कानूनों के जरिए इस रूपरेखा को बदलने की कोशिश की तो कितना बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। सही बात है। अच्छा, एक और सिनेरियो सोचते हैं। पोखरण, जहां न्यूक्लियर टेस्ट हुए, वो राजस्थान में है। अब मान लीजिए राजस्थान सरकार केंद्र की न्यूक्लियर पॉलिसी के खिलाफ होती, क्या वो भारत सरकार को टेस्ट करने से रोक सकती थी? बिल्कुल नहीं, जीरो चांस। क्यों? क्योंकि रक्षा यानी डिफेंस और परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी, ये दोनों ही यूनियन लिस्ट के विषय है। अच्छा। इस पर पूरा अधिकार केंद्र सरकार का है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में राज्य सरकार हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती। और ये वाला देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए सिक्किम सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लाना चाहती है। ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार को उन किताबों की स्टाइल और कंटेंट पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि वो राष्ट्रीय एकता के खिलाफ हैं। तो क्या राज्य सरकार को केंद्र से अनुमति लेनी होगी? ये एक बहुत ही पेचीदा और प्रासंगिक मामला है, क्योंकि शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में है। हाँ। केंद्र एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना सकता है, लेकिन राज्य अपनी पाठ्यपुस्तकें बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्र सीधे तौर पर रोक नहीं सकता। लेकिन अगर मामला किसी केंद्रीय कानून के उल्लंघन का हो तो ये अदालत में जा सकता है। ये निरंतर बातचीत और राजनीतिक खींचतान का क्षेत्र है। आखिरी सवाल, और ये जमीनी हकीकत से जुड़ा है। मान लीजिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की नक्सलियों से निपटने की अलग-अलग नीतियां हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक मुख्यमंत्री बातचीत करना चाहता है, दूसरा सख्त कार्रवाई। क्या भारत के प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करके एक आदेश पारित कर सकते हैं जिसका पालन सभी मुख्यमंत्रियों को करना होगा? नहीं, प्रधानमंत्री सीधे आदेश नहीं दे सकते, और यही संघीय ढांचे की असल परीक्षा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर राज्य सूची का विषय है। हर राज्य की पुलिस अपने राज्य के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है। केंद्र सलाह दे सकता है, समन्वय कर सकता है, सीआरपीएफ जैसी सेंट्रल फोर्सेस भेजकर मदद कर सकता है, लेकिन वो राज्य पुलिस को सीधे आदेश नहीं दे सकता। तो मतलब सैद्धांतिक रूप से तो ये ढांचा बहुत मजबूत दिखता है। 3 सूचियां, स्पेशल प्रोविजंस, जुडिशरी एज एन अंपायर, सब कुछ है। हाँ, अ वेरी वेल थॉट आउट फ्रेमवर्क ऑन पेपर। ये तो कागज पर बना हुआ ढांचा है, द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। लेकिन असलियत में पिछले 70-75 सालों में केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे रहे हैं, कैसे राजनीति ने इस ढांचे को प्रभावित किया है। गठबंधन सरकारों के दौर में या जब केंद्र में मजबूत सरकार हो। बिल्कुल, ये अपने आप में एक अलग और बहुत दिलचस्प कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पर बात करेंगे कि भारत में संघवाद यानी फेडरलिज्म को असल में प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। मतलब कागज पर जो लिखा है वो असल जिंदगी में कैसे काम करता है। बिल्कुल, और ये किसी भी व्यवस्था का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। देखिए, संविधान में शानदार नियम बना देना एक बात है, हाँ, पर उन नियमों को असल जिंदगी की राजनीति, समाज और कल्चर में कैसे अपनाया जाता है वो बिल्कुल दूसरी बात है। राइट।
ये तो वैसा ही है कि घर में नियम बना दिया कि सब मिलकर रहेंगे, रात को 10 बजे के बाद कोई शोर नहीं करेगा। लेकिन असलियत तो रोज के बर्ताव से पता चलती है। एग्जैक्टली। कौन रिमोट के लिए लड़ रहा है, हाँ, कौन कितनी देर तक टीवी देख रहा है। रूल्स ऑन पेपर वर्सेस रियलिटी ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल। और यही भारत की कहानी दिलचस्प हो जाती है। हमारे यहाँ फेडरलिज्म की असली सफलता का राज सिर्फ संविधान की धाराओं में नहीं, बल्कि हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के नेचर में छिपा है। अच्छा, इसी वजह से संघवाद की भावना, द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, विविधता का सम्मान और एक साथ रहने की इच्छा, ये सब हमारे देश के साझा आदर्श या शेयर्ड आइडियल्स बन पाए। तो चलिए इसी को अनपैक करते हैं, देखते हैं कि ये सब असल में हुआ कैसे और इसका पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान क्या था। भाषाई राज्यों का बनना, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए पहला बड़ा टेस्ट केस था। अगर कोई 1947 का भारत का नक्शा देखे और आज का देखें तो यकीन करना मुश्किल होगा कि ये एक ही देश है। जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी ज्योग्राफी ही बदल दी हो। कई पुराने राज्य जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी या बॉम्बे स्टेट, वो तो गायब ही हो गए और कई नए बन गए। स्टेट्स की बाउंड्रीज, एरिया, यहाँ तक कि नाम तक बदल गए। तो ये इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया? इसके पीछे सोच क्या थी? इसके पीछे एक बहुत सीधी सी सोच थी, ये सुनिश्चित करना कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रहें। इससे एक तरह का कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंफर्ट आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंफर्ट, वो कैसे? सोचिए, अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं और वहां सारे फॉर्म, सारे अधिकारी आपकी ही भाषा में बात कर रहे हों, तो काम करवाना कितना आसान हो जाता है। आपको अपनी बात समझाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। हाँ, ये तो है। इसी सोच पर गुजरात में गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बना, महाराष्ट्र में मराठी भाषाओं के लिए महाराष्ट्र, और इसी तरह बाकी राज्य। लेकिन सोर्स ये भी साफ करता है कि इसे सिर्फ भाषा तक सीमित करना एक ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। बिल्कुल। कुछ राज्य संस्कृति मतलब कल्चर, जातीयता, एथनिसिटी या फिर भूगोल, ज्योग्राफी की यूनिक पहचान के आधार पर भी बनाए गए थे। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जैसे नागालैंड, जिसका अपना एक बहुत ही विशिष्ट ट्राइबल कल्चर और इतिहास है। राइट। या फिर उत्तराखंड, जिसे उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों की अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर बनाया गया। यही कहानी झारखंड की है, जिसे बिहार के आदिवासी बहुल दक्षिणी इलाकों से बनाया गया था, जिनकी अपनी अलग जरूरतें और आकांक्षाएं थीं। तो फॉर्मूला सिर्फ भाषा का नहीं था, बल्कि साझा पहचान का था। हाँ, शेयर्ड आइडेंटिटी का। आज ये सब हमें बहुत नेचुरल और लॉजिकल लगता है, लेकिन जब ये मांग पहली बार उठी तो दिल्ली में बैठे नेशनल लीडर्स की तो नींद उड़ गई थी। उन्हें सच में डर था कि इससे देश टूट जाएगा। उन्हें लगा कि भाषा के नाम पर लोग अपने अपने दायरे बना लेंगे। मतलब मराठी फर्स्ट, तमिल फर्स्ट। हाँ, बंगाली फर्स्ट की भावना इतनी हावी हो जाएगी कि नेशनल आइडेंटिटी यानी इंडियन फर्स्ट वाली बात कहीं पीछे छूट जाएगी। और ये डर उस समय के हिसाब से एकदम वाजिब भी था। देश नया नया आजाद हुआ था, बंटवारे का जख्म इतना ताजा था। कोई और बंटवारे के बारे में सोचकर भी कांप जाता था। बिल्कुल, जैसे एक बड़ा जॉइंट फैमिली जो अभी अभी एक बड़े बंटवारे से गुजरा हो, उसमें अगर कोई अपना अलग कमरा और अलग किचन मांगने लगे तो घर के मुखिया को तो चिंता होगी ही। सही बात है। इसीलिए केंद्र सरकार ने कई सालों तक इस मांग को टालने की कोशिश की। वो इसे दबाते रहे, ठंडे बस्ते में डालते रहे। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। बिल्कुल उल्टा। अनुभव ने दिखाया कि भाषाई राज्यों के बनने से देश ज्यादा एकजुट हुआ, मोर यूनाइटेड, और प्रशासन भी बेहतर और ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया। तो ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है। जिस चीज से देश के टूटने का डर था, यानी भाषाई पहचान, वही असल में देश को जोड़ने वाला गोंद बन गई। एग्जैक्टली। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। जब लोगों को लगा कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी छोटी पहचान को इस बड़े भारतीय राष्ट्र के अंदर सम्मान और सुरक्षा दी जा रही है, तो उनका इस बड़े राष्ट्र पर भरोसा और बढ़ गया। हाँ, उन्हें लगा कि इस बड़े इंडियन आइडेंटिटी के घर में उनके छोटे कल्चरल कमरे की भी जगह है, उसकी अपनी एक इज्जत है। उन्हें अपनी पहचान को बचाने के लिए देश से लड़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इससे नेशनल यूनिटी कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा गहरी और मजबूत हुई। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अकोमोडेशन यानी सबको साथ लेकर चलना टकराव से बेहतर नीति है। भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना तो एक चैलेंज था, लेकिन मुझे लगता है इससे भी बड़ा चैलेंज ये तय करना था कि इन सब राज्यों की और पूरे देश की भाषा क्या होगी। हाँ, यहीं से शुरू हुआ फेडरलिज्म का दूसरा और शायद सबसे संवेदनशील इम्तिहान, भारत की भाषा नीति। और ये आज तक एक सेंसिटिव मुद्दा है।
हमारे संविधान निर्माताओं ने यहाँ बहुत दूरदर्शिता दिखाई। उन्होंने किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। ये बात आज भी बहुत से लोगों को हैरान करती है। ऐसा क्यों किया गया? हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की मांग तो बहुत जोरों पर थी, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि हिंदी सिर्फ करीबन 40% भारतीयों की मातृभाषा है। अगर इसे नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाता तो बाकी 60% लोगों का क्या होता? उन्हें ऐसा महसूस होता कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। हाँ, कि उनकी भाषा और संस्कृति कमतर है। ये देश की एकता के लिए बहुत खतरनाक होता। इसलिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया, नेशनल लैंग्वेज का नहीं। और दूसरी भाषाओं की सुरक्षा के लिए कई सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा कवच बनाए गए। जैसे कि ये सेफगार्ड्स असल में क्या थे? संविधान में हिंदी के अलावा 22 अन्य भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के तौर पर मान्यता दी गई। अच्छा। इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, गुजराती, पंजाबी जैसी कई बड़ी और पुरानी भाषाएं शामिल हैं। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल फायदा यह है कि केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए, जैसे यूपीएससी का एग्जाम, कोई भी कैंडिडेट इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। उसे सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी तक सीमित नहीं रहना पड़ता। सही कहा। इसके अलावा राज्यों को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस चुनने का अधिकार दिया गया। तो तमिलनाडु में सरकारी काम तमिल में होता है, पश्चिम बंगाल में बंगाली में। ये फेडरल स्पिरिट का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब मैं सोर्स पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में बार बार श्रीलंका का उदाहरण आ रहा था। वहां उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। हाँ, सिंगला भाषा को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और तमिल भाषी लोगों की उपेक्षा की। नतीजा हम सब जानते हैं, एक भयानक गृह युद्ध। क्या हमारे नेताओं के मन में उस तरह के किसी स्थिति का डर था? बिल्कुल था। उन्होंने इतिहास से सीखा था। संविधान के अनुसार 1965 में सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल बंद हो जाना था। मतलब प्लान ये था कि धीरे धीरे अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को स्थापित कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन जैसे जैसे 1965 की तारीख नजदीक आई, कई गैर हिंदी भाषी राज्यों, खासकर दक्षिण के राज्यों में इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया। उन्होंने मांग की कि अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रखा जाए। और तमिलनाडु में तो ये आंदोलन हिंसक भी हो गया था। जीत का जरिया नहीं है, वो लोगों की पहचान, उनके कल्चर, उनके स्वाभिमान से कितनी गहराई से जुड़ी होती है। तो इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने समझदारी दिखाते हुए जिद नहीं की। उन्होंने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल जारी रखने पर सहमति जताई। ये कॉम्प्रोमाइज था, एक बीच का रास्ता। लेकिन सोच में आलोचकों का भी जिक्र है जो मानते हैं कि इस समाधान से इंग्लिश स्पीकिंग एलीट को फायदा हुआ। हाँ, और ये एक बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी के बने रहने से एक ऐसी खाई बनी रही जो आज भी मौजूद है, इंग्लिश इंडिया और भारत के बीच। सही बात है। अंग्रेजी जानने वाले लोगों को नौकरियों, शिक्षा और अवसरों में एक अनफेयर एडवांटेज मिल गया। तो ये एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं था, बल्कि उस वक्त के हालात को देखते हुए एक प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज था जिसने देश को एक बड़े संकट से बचा लिया। तो यहाँ पर प्रमोशन और इम्पोजिशन का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। सरकार की नीति आज भी हिंदी को प्रमोट करने की है, लेकिन वो इसे उन राज्यों पर इम्पोज यानी थोप नहीं सकती जहाँ लोग अलग भाषा बोलते हैं। यही फ्लेक्सिबिलिटी, यही लचीलापन है जिसने हमें श्रीलंका जैसी स्थिति से बचाया। ये दिखाता है कि कभी-कभी अड़े रहने से ज्यादा झुक जाना ज्यादा मजबूती की निशानी होती है। तो हमारे पास अब भाषा के आधार पर बने राज्य हैं और एक फ्लेक्सिबल भाषा नीति भी है, लेकिन असली खेल तो सत्ता का होता है। हाँ, पावर का। राज्यों के पास असल में कितनी पावर है, ये हमें फेडरलिज्म के तीसरे और सबसे डायनामिक टेस्ट की तरफ ले जाता है, केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्गठन। और यहीं पर असली पावर शेयरिंग की पॉलिटिक्स दिखती है। ये सिर्फ संविधान की किताबों में लिखे नियमों पर नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि सत्ता में बैठे दल और नेता इन व्यवस्थाओं का पालन कैसे करते हैं। अब देखिए, आजादी के बाद कई दशकों तक केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी का शासन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारें एक तरह से केंद्र की ही ब्रांच ऑफिस की तरह काम करती थीं। काफी हद तक वो एक ऑटोनमस फेडरल यूनिट यानी एक स्वायत्त इकाई की तरह काम नहीं कर पाती थी। मुख्यमंत्री भले ही राज्य में चुना जाता था, लेकिन उसे दिल्ली से आए निर्देशों का ही पालन करना पड़ता था। तो फेडरलिज्म का ढांचा तो था, पर उसकी आत्मा गायब थी। बिल्कुल। और तब क्या होता था जब कोई राज्य हिम्मत करके किसी विरोधी पार्टी की सरकार चुन लेता था? क्या केंद्र उन्हें पूरी आजादी से काम करने देता था? बहुत कम। जैसा कि सोर्स बताता है
केंद्र में बैठी पार्टी अक्सर राज्यों की शक्ति को कम करने की, उन्हें अंडरमाइन करने की कोशिश करती थी। अच्छा। कई बार तो केंद्र सरकार ने संविधान के आर्टिकल 356 का खुलेआम दुरुपयोग करके विरोधी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों को बर्खास्त तक कर दिया। ये फेडरलिज्म की भावना पर सीधा हमला था। मुझे वो मशहूर कार्टून याद आ रहा है जिसमें एक मुख्यमंत्री दिल्ली के सामने कटोरा लेकर खड़ा है। वो उस दौर की पूरी कहानी एक तस्वीर में कह देता है। हाँ, और उस कटोरे में केंद्र में बैठी इंदिरा गांधी पावर्स ऑफ द स्टेट्स नाम के एक बड़े बर्तन से चम्मच से थोड़ी थोड़ी शक्तियां डाल रही हैं। इट परफेक्टली कैप्चर्स दैट हेल्पलेसनेस। लेकिन फिर 1990s के बाद सब कुछ बदल गया। इट्स लाइक द एंटायर पावर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स वाज रीबूटेड। बिल्कुल। 1990s के बाद देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ। डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बीजेडी। ये सब अपनी अपनी जातियों और क्षेत्रों के दम पर बहुत ताकतवर होकर उभरे। हाँ, और यहीं से केंद्र में गठबंधन सरकारों यानी कोलिशन गवर्नमेंट्स का दौर शुरू हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा में किसी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिलना बंद हो गया। तो सरकार बनाने के लिए बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को इन क्षेत्रीय क्षत्रपों के दरवाजे पर जाना पड़ता था, उनसे हाथ मिलाना पड़ता था। पावर का सेंटर दिल्ली के ल्यूटियन जोन से खिसक कर लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद और भुवनेश्वर में भी पहुंच गया। एग्जैक्टली। और इसने पावर शेयरिंग का पूरा कल्चर ही बदल दिया। बिल्कुल। अब केंद्र सरकार राज्य सरकारों की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी का सम्मान करने के लिए मजबूर थी। आप अपने सहयोगी दल की राज्य सरकार को मनमाने ढंग से बर्खास्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो केंद्र में आपसे अपना समर्थन वापस ले लेंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी। सही। वो दूसरा कार्टून याद है जिसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी डायनामाइट की छड़ों से बनी है और हर छड़ पर एक सहयोगी पार्टी का सिंबल बना है? हाँ, वो कोलिशन गवर्नमेंट की हकीकत को बिल्कुल सही दिखाता है। इट्स अ कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट। आपको अपने सभी सहयोगियों को खुश रखना पड़ता है, उनकी मांगों को सुनना पड़ता है, वरना सरकार की कुर्सी कभी भी हिल सकती है। और इस नए पॉलिटिकल ट्रेंड को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से कानूनी ताकत भी मिली। हाँ, एसआर बोम्मई केस। उस फैसले ने केंद्र सरकार के लिए आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करना बहुत मुश्किल बना दिया। तो एक तरफ राजनीति बदली और दूसरी तरफ न्यायपालिका ने उस बदलाव पर मुहर लगा दी। बिल्कुल। इसलिए आज फेडरल पावर शेयरिंग संविधान लागू होने के शुरुआती वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा हकीकत है। ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है जो गठबंधन की राजनीति की वजह से आया। तो हमने देखा कि भारत का फेडरलिज्म संविधान की किताब में लिखा हुआ कोई पत्थर का नियम नहीं है। ये तो समय के साथ 3 बड़े टेस्ट से गुजरकर बना और मजबूत हुआ है। एग्जैक्टली। ये एक लिविंग ब्रीदिंग सिस्टम है जो टकराव, समझौते और जरूरत के हिसाब से लगातार इवॉल्व हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि अब इस डिजिटल और ग्लोबलाइज दुनिया में फेडरलिज्म का चौथा टेस्ट क्या होगा? क्या वो जीएसटी जैसे आर्थिक मुद्दे होंगे या फिर पर्यावरण से जुड़े सवाल जहां एक राज्य का फैसला पूरे देश पर असर डालता है? ये सवाल हमारे आज की सोच का हिस्सा नहीं है, पर इस पर सोचने के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम भारत की भाषाई विविधता यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पर चर्चा करेंगे। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर असल में ये भारत की पॉलिटिक्स, कल्चर और आइडेंटिटी की सबसे उलझी हुई गुत्थियों में से एक है। बिल्कुल। सवाल बहुत सिंपल है, भारत में कितनी भाषाएं हैं? लेकिन इसका जवाब एक भूल भुलैया जैसा है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास जो सबसे मजबूत आधार है वो है 2011 की जनगणना यानी सेंसस के आंकड़े। हाँ, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है। और ये आंकड़े मतलब शुरू से ही धमाका करते हैं। 2011 में जब सेंसस वालों ने घर घर जाकर लोगों से उनकी मातृभाषा मदर टंग के बारे में पूछा, तो जवाब में 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं के नाम सामने आए। 1300। इस नंबर को बस एक पल के लिए सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि भारत में शायद हर गांव, हर घाटी की अपनी एक बोली है, अपनी एक पहचान है। 1300, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर जैसा लगता है। मेरा मतलब है, सरकार इतनी सारी भाषाओं को मैनेज कैसे करती है?
एग्जैक्टली और यहीं पर सेंसस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उतना ही कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे ग्रुपिंग कहते हैं। बिल्कुल, ग्रुपिंग। और ये समझना बहुत जरूरी है। सेंसस क्या करता है कि कई मिलती जुलती भाषाओं या बोलियों को, जिन्हें वो डायलेक्ट मानता है, उन्हें एक बड़ी, ज्यादा स्थापित भाषा के अंदर समूहबद्ध यानी ग्रुप कर देता है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिंदी। हाँ। सोर्स बताता है कि भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, हरियाणवी, पहाड़ी भाषाएं, ऐसी 50 से ज्यादा भाषाओं को हिंदी के अम्ब्रेला टर्म में डाल दिया गया। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब भोजपुरी का तो अपना एक बहुत बड़ा सिनेमा उद्योग है। वह बिल्कुल है। राजस्थानी साहित्य का अपना एक लंबा इतिहास है। तो जब आप इन सबको सिर्फ हिंदी का डायलेक्ट कह देते हैं, तो क्या आप उनकी अपनी एक अलग पहचान को कम नहीं कर रहे हैं? यही तो सारा विवाद है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ईज की बात नहीं है, इसके कल्चरल इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। कई भोजपुरी या राजस्थानी बोलने वाले लोग अपनी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा मानते हैं, हिंदी की बोली नहीं। सही बात है। सालों से भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हो रही है, ताकि उसे वो सम्मान और पहचान मिले जिसकी वो हकदार है। लेकिन सेंसस के लिहाज से ये ग्रुपिंग एक प्रैक्टिकल जरूरत बन जाती है। ओके, तो इस बड़ी सी ग्रुपिंग एक्सरसाइज के बाद हमारे पास क्या बचता है? कितनी भाषाएं? तो इस पूरी छटाई और ग्रुपिंग के बाद भी हमारे पास 121 प्रमुख भाषाएं यानी मेजर लैंग्वेजेस बचती हैं। 121? हाँ, 121। ये वो भाषाएं हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग अपनी मातृभाषा बताते हैं। ये नंबर अपने आप में भारत की डाइवर्सिटी का सबूत है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कागज पर जिसे हम हिंदी बेल्ट कह देते हैं, वो जमीनी हकीकत में कितनी विविधताओं से भरा है। और इन 121 भाषाओं को भी आगे क्लासिफाई किया गया है ना, स्केड्यूल्ड और नॉन स्केड्यूल्ड में। बिल्कुल। इन 121 में से 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है, जिन्हें अनुसूचित भाषाएं या स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। हाँ, और बाकी की 99 भाषाओं को गैर अनुसूचित भाषाएं यानी नॉन स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहा जाता है। और 8 शेड्यूल में होना सिर्फ एक लिस्ट में नाम आने जैसा नहीं है, इसके कुछ रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस भी हैं। अरे बहुत बड़े। ये एक पावर स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि उस भाषा को आधिकारिक मान्यता मिलती है, उसके विकास के लिए सरकारी फंड मिलते हैं। आप यूपीएससी जैसे नेशनल एग्जाम्स उस भाषा में दे सकते हैं। ये उस भाषा को एक सम्मान और ऑफिशियल स्टेटस देता है। तो ये तो साफ है कि डाइवर्सिटी बहुत है। 121 प्रमुख भाषा हैं, पर क्या कोई एक भाषा है जिसे भारत के मेजॉरिटी अपनी मातृभाषा मानती हो? ज्यादातर लोगों के दिमाग में, पब्लिक परसेप्शन में पहला नाम तो हिंदी का ही आता है। और यहीं पर आंकड़े एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं। अच्छा। 2011 के सेंसस के अनुसार सिर्फ लगभग 44%, 43.63% भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है। सिर्फ 44%? हाँ, और याद रखिए, इसमें वो सब 50+ भाषाएं भी शामिल हैं जिन्हें हिंदी के अंदर ग्रुप किया गया है। अरे हाँ। अगर हम सिर्फ खड़ी बोली हिंदी की बात करें तो आंकड़ा और भी कम हो जाएगा। वाओ, 44% मतलब 50% से भी कम। तो टेक्निकली भारत में किसी भी एक भाषा की क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है। कोई नहीं है। कोई सिंगल लैंग्वेज नहीं है जो आधे से ज्यादा देश की मदर टंग हो। ये बात तो हमारे नेशनल आइडेंटिटी के बारे में एक बहुत फंडामेंटल बात कहती है। बिल्कुल। और इस पॉइंट को एक कदम और आगे ले जाना जरूरी है। जब हम कहते हैं मेजॉरिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि भारत डिफॉल्ट रूप से एक फेडरल मल्टीनेशनल स्टेट है। यहाँ किसी एक ग्रुप की कल्चरल डोमिनेंस संभव ही नहीं है। हमारी बनावट ही ऐसी है। और अगर हम उन लोगों को भी जोड़ लें जो हिंदी को अपनी दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर जानते हैं, तब भी 2011 में यह आंकड़ा 50% से कम ही था। ये दिखाता है कि हिंदी एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक लैंग्वेज है, लेकिन ये पूरे देश की भाषा नहीं है, जैसा कि कभी-कभी मान लिया जाता है। ये हिंदी वाला पॉइंट तो समझ आता है, लेकिन मेरा दिमाग अंग्रेजी पर अटक गया है। हाँ? हमारे एजुकेशन सिस्टम, कॉर्पोरेट लैडर, हमारी फिल्में, वेब सीरीज, ऐसा लगता है कि सब कुछ अंग्रेजी के इर्द गिर्द घूमता है। तो सेंसस डेटा इस परसेप्शन से कितना अलग है? आंकड़े फिर से चौंकाते हैं, और इस सेंसस का शायद सबसे शॉकिंग डेटा पॉइंट है। बताइए। सिर्फ 0.02% भारतीयों ने अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा बताया। 0.02%। हाँ, ये इतना कम है कि सुनकर यकीन नहीं होता। ये तो सच में यकीन नहीं होता। हाँ, ये सच है कि लगभग 11% लोग इसे दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर जानते हैं, और ये 11% लोग शायद देश के सबसे प्रभावशाली लोगों में से हैं। वाओ, ये आंकड़ा सिर्फ एक अर्बन बबल ही नहीं फोड़ता, ये हमारी पूरी पॉलिसी मेकिंग, मीडिया
और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? यही कि अगर वो 11% लोग जो अंग्रेजी जानते हैं डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा पावरफुल है, तो क्या हमारी नेशनल कॉन्वर्सेशन उन 89% लोगों को पीछे छोड़ रही है जो इस भाषा के इकोसिस्टम से बाहर है? ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल है। अंग्रेजी एक ज़रूरी लिंक लैंग्वेज है, एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा है, ग्लोबल बिजनेस की भाषा है, सोशल मोबिलिटी का पासपोर्ट है, पर ये लोगों के दिलों की, उनके घरों की भाषा नहीं है। बिल्कुल, सेंसस डेटा हमें यही हकीकत दिखाता है। तो फिर हिंदी के बाद कौन है? अगर हम टेबल पर नजर डालें तो बंगाली जो लगभग 8% पर है। मतलब देश में हर 12 में से लगभग एक व्यक्ति की मदर टंग बंगाली है। ये बहुत बड़ा नंबर है। फिर मराठी लगभग 7% पर, तेलुगु 6.7% पर और तमिल 5.7% पर हैं। ये आंकड़े भारत को एक खूबसूरत मोज़ैक की तरह दिखाते हैं, जहां हर रंग की अपनी जगह है, अपना वजूद है। और इसी टेबल में एक और बात गौर करने लायक है, संस्कृत। हाँ, संस्कृत, जिसे हमारी इतनी प्राचीन और शास्त्रीय भाषा माना जाता है, हमारी कई भाषाओं की जननी माना जाता है, उसे मातृभाषा के तौर पर बोलने वालों की संख्या नगण्य, नेग्लिजिबल है। सेंसस डेटा में N लिखा है। पर्सनली मुझे भी ये संस्कृत डेटा पॉइंट सबसे ज्यादा पोइनिएंट लगता है ना? एक भाषा जो हमारी आइडेंटिटी के लिए इतनी सेंट्रल है, वो ग्रंथों और पूजा पाठ में जिंदा है, घरों में नहीं। ये दिखाता है कि एक भाषा का कल्चरल इंपॉर्टेंस और उसके डेली स्पीकर्स की संख्या, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हो सकती हैं। हेज एक स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज नहीं थी, इसके पीछे जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा था। हाँ, जो हमें इतिहासकार रामचंद्र गुहा के लेख में मिलता है। बिल्कुल। ये कहानी हमें आज़ादी के ठीक बाद के दौर में ले जाती है। चलिए उस पर बात करते हैं। आज़ादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस पार्टी ने, गांधी जी और दूसरे नेताओं ने बार बार वादा किया था कि आज़ाद भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होगा। अच्छा। मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी जैसी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं होंगी, बल्कि तमिलों के लिए, तेलुगु भाषियों के लिए, कन्नड़ भाषियों के लिए अलग राज्य होंगे। ये एक तरह से डेमोक्रेसी को ग्रासरूट्स तक ले जाने का वादा था। हाँ, कि आपका प्रशासन आपकी भाषा में काम करेगा। लेकिन 1947 में जब आज़ादी मिली तो साथ में बंटवारे का जख्म भी मिला, और उस ट्रॉमा ने सब कुछ बदल दिया। तो जो वादा था उससे हमारे नेता पीछे क्यों हटने लगे? किस बात का डर था उन्हें? नेहरू, पटेल और राजाजी जैसे हमारे शीर्ष नेताओं को लगा कि धर्म के आधार पर देश पहले ही बन चुका है। उन्हें डर था कि भाषा से जो प्राइमोर्डियल अटैचमेंट या गहरा भावनात्मक लगाव होता है, वो देश में और बंटवारे करवा सकता है। मतलब एक और बंटवारा। हाँ, उनकी सोच ये थी कि अगर हमने तेलुगु राज्य, मराठी राज्य, गुजराती राज्य बना दिए, तो लोग दिल्ली से ज्यादा चेन्नई या मुंबई के प्रति वफादार हो जाएंगे और भारत की एकता खतरे में पड़ जाएगी। उन्हें सब नेशनलिज्म का डर था। बिल्कुल, कि ये रीजनल आइडेंटिटीज नेशनल आइडेंटिटी पर हावी हो जाएंगे। एक मिनट, मुझे ये ठीक से समझने दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि जिस चीज को नेहरू और पटेल देश के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहे थे, हाँ, असल में उसी ने देश को टूटने से बचाया। ये तो कंप्लीटली काउंटर इंट्यूटिव है। एग्जैक्टली। और रामचंद्र गुहा का यही सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है। हुआ क्या कि जब सरकार ने भाषाई राज्य बनाने से इनकार कर दिया, तो दक्षिण भारत में खासकर तेलुगु भाषी इलाकों में जबरदस्त आंदोलन शुरू हो गए। अच्छा। और इस आंदोलन का चेहरा बने पट्टी श्रीरामुलु, जो गांधी जी के अनुयायी थे। उन्होंने अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिए। और नेहरू सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। उन्हें लगा कि अगर हम एक मांग मान लेंगे तो ऐसी हजारों मांगे उठ खड़े होंगी। 58 दिनों के अनशन के बाद पट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। ओहो। और उनकी मृत्यु के बाद पूरे आंध्र में हिंसा भड़क उठी, दंगे हुए, सरकारी संपत्ति को जलाया गया। मतलब हालात बेकाबू हो गए। इतने बेकाबू हो गए कि नेहरू को झुकना पड़ा और 1953 में भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। तो एक व्यक्ति के बलिदान ने पूरे देश का नक्शा बदलने की शुरुआत कर दी। हाँ, और इसके बाद तो जैसे फ्लड गेट्स खुल गए। सरकार को स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाना पड़ा, जिसने पूरे भारत का नक्शा भाषा के आधार पर फिर से बनाया। और गुहा का तर्क यह है कि इस फैसले ने भारत की एकता को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत किया है। कैसे? इसने साबित कर दिया है कि एक व्यक्ति एक ही समय में कन्नड़ और भारतीय, बंगाली और भारतीय या तमिल और भारतीय हो सकता है। अच्छा। ये दोहरी पहचान एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हैं। दे नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी, दे कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब जब आपकी भाषा और संस्कृति को अपने राज्य में एक सुरक्षित और सम्मानित जगह मिलती है,
जब आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपकी भाषा में काम करती है, आपके बच्चों को आपकी भाषा में पढ़ाया जाता है, तो आप एक बड़े आइडिया ऑफ इंडिया के हिस्से के तौर पर ज्यादा सिक्योर महसूस करते हैं। बिल्कुल। आपको ये डर नहीं लगता कि दिल्ली में बैठी कोई सरकार आपकी पहचान को खत्म कर देगी। प्रिसाइसली। सोर्स ये भी कहता है कि हाँ, इन राज्यों में कभी-कभी आपस में झगड़े होते हैं, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी के पानी को लेकर, या महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेलगांव को लेकर। हाँ, लेकिन गुहा का तर्क है कि अगर भाषाई राज्य नहीं बने होते तो हालात इससे कहीं ज्यादा खराब हो सकते थे। अच्छा। तब ये सिर्फ पानी का झगड़ा नहीं होता, बल्कि पूरी तमिल पहचान और कन्नड़ पहचान का टकराव होता, जो शायद गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता था। तो उस लेख का सबसे पावरफुल पॉइंट, सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सबसे जरूरी बात आखिर में कही गई है, जो इस पूरी बहस को एक नतीजे पे लाती है। गुहा पूछते हैं कि सोचिए अगर उस समय नेहरू और पटेल की चली होती और तेलुगु, मराठी या दूसरी भाषाएं बोलने वालों की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता तो क्या होता? लेख कहता है कि नतीजा होता एक भाषा, 14 या 15 राष्ट्र। 1 लैंग्वेज, 14 और 15 नेशंस। इसका मतलब है कि अगर केंद्र सरकार ने एक भाषा, शायद हिंदी, को सब पर थोपने की कोशिश की होती, तो भारत एक देश नहीं रहता। हम 14-15 अलग अलग देशों में बट गए होते, जैसे युगोस्लाविया का हश्र हुआ या सोवियत यूनियन बिखर गया। बिल्कुल। भाषाई राज्यों के गठन ने भारत को इस हश्र से बचाया। इसने डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया, उसे सम्मान दिया और इस तरह देश को एक साथ रखा। तो ये एक तरह की आयरनी है। हाँ, कि जिस नीति से हमारे संस्थापक नेता डर रहे थे, शायद उसी ने देश को बिखरने से बचाया। बिल्कुल। तो ये पूरी चर्चा हमें इस बात पर लाती है कि कैसे भारत ने अपनी भाषाई विविधता, जिसे एक समय पर देश के नेता एक कमजोरी, एक पोटेंशियल थ्रेट मान रहे थे, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक बनाया। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि एकता का मतलब एकरूपता नहीं होता। यूनिटी डज नॉट मीन यूनिफॉर्मिटी। भारत की एकता इस बात में नहीं है कि सब एक जैसे हैं, बल्कि इस बात में है कि इतने अलग अलग होने के बावजूद हम एक साथ हैं। विविधता में एकता सिर्फ एक किताबी नारा नहीं, बल्कि हमारी राजनीतिक और सामाजिक हकीकत है। ठीक है, तो अब हम भारत में डिसेंट्रलाइजेशन पर चर्चा करेंगे। हमने अब तक सरकार के 2 स्तरों की बात की है, सेंट्रल और स्टेट। लेकिन हमारे सामने जो सोर्स मटेरियल है वो कहता है कि भारत जैसे विशाल देश के लिए ये काफ़ी नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत बड़े जॉइंट फैमिली को सिर्फ 2 बड़े बुजुर्ग चलाने की कोशिश कर रहे हों। मुश्किल है, सब तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ सोर्स में दिए गए आंकड़े तो दिमाग घुमा देते हैं। भारत के राज्य खुद यूरोप के स्वतंत्र देशों जितने बड़े हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर। अब सोचिए, इन राज्यों के अंदर भी कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। सही बात है। एक ही राज्य में अलग अलग बोलियां, अलग अलग जरूरतें। इसीलिए पावर शेयरिंग के लिए एक तीसरे स्तर की जरूरत महसूस हुई। सोर्स में एक मजेदार एनालॉजी है, ट्रेन के 3 टियर कोच की तरह। हाँ। और ये तीसरा टियर यानी लोकल गवर्नमेंट, वो सबसे नीचे वाली बर्थ है जो आम आदमी के सबसे करीब होती है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है ये समझना कि डिसेंट्रलाइजेशन का ये आइडिया कागज पर जितना सुंदर लगता है, जमीन पर उतना इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाया है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का सीधा साधा मतलब क्या है? जब सेंट्रल और स्टेट सरकार से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। पर इसके पीछे का आइडिया क्या है? सिर्फ काम बांटना? नहीं, आइडिया उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। आप सोचिए, किसी मोहल्ले की नाली टूटी है या स्ट्रीट लाइट खराब है, इसकी सबसे अच्छी जानकारी किसे होगी? जाहिर है वहां रहने वाले लोगों को। हाँ, या स्टेट कैपिटल में बैठे किसी मंत्री को। जाहिर है स्थानीय लोगों को। उन्हें पता है कि किस गली में पानी भरता है, किस कोने में अंधेरा रहता है। ये तो आम सेंस की बात है। पर सोर्स ये भी कहता है कि उन्हें ये भी बेहतर पता होता है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है। हो सकता है किसी मोहल्ले को फैंसी पार्क से ज्यादा एक कम्युनिटी हॉल की जरूरत हो। एग्जैक्टली। ये प्रायोरिटी तो वही लोग तय कर सकते हैं, है ना? हाँ। और जब लोग सीधे सीधे अपने मोहल्ले, अपने गांव के फैसलों में हिस्सा लेते हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की एक हैबिट बनती है। वो सरकार को कोई दूर की चीज नहीं समझते, बल्कि उसे अपना हिस्सा मानते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का असली मतलब यही है, अपने मामलों को खुद सुलझाना, लोकतंत्र को ग्रास रूट लेवल पे ले जाना। लेकिन ये तो थियोरी में बहुत अच्छा लगता है। सोर्स कहता है कि हमारे संविधान में ये आइडिया शुरू से था। गांवों में पंचायतें और शहरों में म्युनिसिपैलिटीज भी थीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी?
प्रॉब्लम थी कि ये बस नाम के लिए था। असल में ये स्टेट गवर्नमेंट्स के सीधे कंट्रोल में थी। अच्छा, चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे। जब मर्जी हुई करा लिए, नहीं तो सालों तक टाल दिए। इनके पास ना कोई असली पावर थी, ना ही कोई रिसोर्स। ओ, स्टेट गवर्नमेंट से जो थोड़ा बहुत ग्रांट मिल गया, उसी पे निर्भर थे। सोस के शब्दों में, इफेक्टिव टर्म्स में बहुत कम डिसेंट्रलाइजेशन था। मतलब किसी को गाड़ी तो दे दी पर चाबी अपने पास रख ली, हाँ, और पेट्रोल के लिए भी बार बार आके पूछना पड़ता था। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये लोकल बॉडीज स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पर चलने वाली संस्थाएं बनकर रह गई थीं। तो फिर दशकों तक ये इनफेक्टिव सिस्टम चलता रहा। फिर सोर्स 1992 को एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट की तरह दिखाता है। ऐसा क्या हुआ उस साल? 1992 में संविधान में 73rd और 74th अमेंडमेंट किए गए। और यहाँ सोस का जो कोर इंसाइट है वो ये है कि ये सिर्फ एक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं था। ये ग्रास रूट्स लेवल पर भारत के सोशल और पॉलिटिकल फैब्रिक को री इंजीनियर करने की कोशिश थी। सोशल री इंजीनियरिंग, जी। ये सुनने में बहुत बड़ा शब्द लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन संशोधनों ने 5 ऐसे बड़े बदलाव किए जिन्होंने जमीनी हकीकत को बदला। पहला तो था मैंडेटरी इलेक्शंस। हाँ, अब लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के चुनाव नियमित रूप से हर 5 साल में कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो गया। अच्छा, तो मतलब अब कोई टाल-मटोल नहीं। कोई टाल मटोल नहीं। ठीक है, तो इससे प्रेडिक्टेबिलिटी आई। पर सोशल फैब्रिक कैसे बदला? वो आता है दूसरे और तीसरे पॉइंट से। दूसरा था सीट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन। CST और OBC समुदायों के लिए सीटें आरक्षित की गईं। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि पावर स्ट्रक्चर में समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो, सिर्फ डोमिनेंट कम्युनिटीज का कब्जा ना रहे। और तीसरा तो शायद सबसे क्रांतिकारी कदम था, वुमेन्स रिजर्वेशन। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। बिल्कुल। सोर्स में जो अखबारों की क्लिपिंग्स हैं, उनमें एक हेडलाइन है, वुमेन प्रधान्स ब्रिंग विंड्स ऑफ चेंज। इसने तो गांव की राजनीति का चेहरा ही बदल दिया होगा। पूरी तरह से उन महिलाओं को राजनीतिक आवाज मिली जो शायद कभी घर की दहलीज भी नहीं लांघती थी। बेशक, शुरू में सरपंच पति का कॉन्सेप्ट आया, हाँ, वो तो सुना है। जहां पति ही सारा काम देखता था, पर धीरे धीरे महिलाएं खुद फैसले लेने लगीं। लड़कियों की शिक्षा, साफ सफाई, शराबबंदी जैसे मुद्दों को प्रायोरिटी मिलने लगी। वाओ। और बाकी 2 बदलाव क्या थे? चौथा था एक स्वतंत्र स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन। हर राज्य में एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई जो पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव कराएगी। जैसे देश के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वैसे ही। एग्जैक्टली। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी था पावर और रेवेन्यू शेयरिंग का मैंडेट। राज्य सरकारों के लिए ये जरूरी कर दिया गया कि वे अपनी कुछ पावर्स और रेवेन्यू लोकल बॉडीज के साथ शेयर करें। ओके, तो ये अमेंडमेंट्स तो सच में गेम चेंजर लगते हैं, पर ये जमीन पर दिखता कैसा है? चलिए इसके स्ट्रक्चर को अनपैक करते हैं। ये पंचायती राज काम कैसे करता है? ग्रामीण इलाकों में ये सिस्टम 3 लेवल्स पे काम करता है। सबसे नीचे गांव के लेवल पे होती है ग्राम पंचायत। इसमें एक अध्यक्ष होता है, सरपंच या प्रधान और कई वार्ड सदस्य या पंच। इन सबको गांव के सभी वयस्क लोग सीधे चुनते हैं। ठीक है। गांव की सड़क, पानी, सफाई ये सब इनके जिम्मे आता है। लेकिन मैंने ग्राम सभा के बारे में भी सुना है, वो क्या है? क्या वो पंचायत से अलग है? हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। ग्राम पंचायत तो चुने हुए प्रतिनिधियों की बॉडी है, अ काइंड ऑफ विलेज कैबिनेट कह सकते हैं। लेकिन ग्राम सभा उस गांव के सभी वोटर्स की बॉडी है। सभी वोटर्स की? हाँ, मतलब गांव का हर वो व्यक्ति जो वोट डाल सकता है, वो ग्राम सभा का मेंबर है। अरे वाह, तो ये तो गांव की संसद हो गई, जहां हर वोटर एक MP है। ये तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे प्योर फॉर्म है। बिल्कुल। ग्राम सभा का काम पंचायत के काम की निगरानी करना है। वो सालाना बजट को मंजूरी देती है और पंचायत के परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है। साल में कम से कम 2 या 3 बार इसकी बैठक होनी जरूरी है। ये असल में जनता का सीधा कंट्रोल है। फिर इसके ऊपर के लेवल्स क्या हैं? कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनता है पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक या मंडल भी कहते हैं। ब्लॉक या मंडल, राइट? और एक जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर बनती है जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप बॉडी है। अच्छा। इसमें उस जिले के लोकसभा सांसद और विधायक भी सदस्य होते हैं। यहाँ एक सोर्स एक क्लासिक इंडियन कंफ्यूजन पॉइंट उठाता है कि अगर प्रधानमंत्री देश चलाते हैं, मुख्यमंत्री राज्य, तो जिला परिषद के अध्यक्ष को जिला चलाना चाहिए। फिर जिले का असली बॉस DM या कलेक्टर क्यों माना जाता है?
इसका जवाब हमारे गवर्नेंस मॉडल में है। जिला परिषद अध्यक्ष एक पॉलिटिकल हेड है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। उनका काम विकास की योजनाएं बनाना है। ओके। जबकि डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ब्यूरोक्रेट। उनका काम सरकार की नीतियों को जमीन पर लागू करना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। सो वन इज द पॉलिसी मेकर, द अदर इज द एग्जीक्यूटिव। एग्जैक्टली। दोनों के अपने अपने डिफाइंड कार्यक्षेत्र हैं। और शहरों में वहां भी ऐसा ही कुछ है? हाँ, स्ट्रक्चर वैसा ही है, बस नाम अलग है। छोटे शहरों में म्युनिसिपैलिटीज होती हैं और बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। और इनके प्रमुख को मेयर कहते हैं। हाँ, म्युनिसिपल चेयरपर्सन या मेयर। ठीक है, तो अब इस पूरे सिस्टम का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। 1992 को लगभग 30 साल हो गए हैं। इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही है? इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है इसका स्केल। ये दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है। सोच में एक आंकड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है। देश भर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में लगभग 36 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं। 36 लाख? 36 लाख! ये संख्या तो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है ना? I mean, न्यूजीलैंड की पूरी पॉपुलेशन 50 लाख के करीब है। हमारे यहाँ तो उससे ज्यादा लोकल लीडर्स हैं। ये स्टैगरिंग है। इसने निश्चित रूप से लोकतंत्र को गहरा किया है, डेमोक्रेसी को डीपन किया है। इसने पावर को दिल्ली और स्टेट कैपिटल्स के गलियारों से निकालकर गांव और मोहल्लों तक पहुंचाया है। और जैसा हमने पहले बात की, खासकर महिलाओं और वंचित समुदायों की भागीदारी और उनकी आवाज को एक मंच मिला है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। सोर्स साफ कहता है कि मुश्किलें भी कम नहीं हैं। चुनाव तो उत्साह से होते हैं, पर ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। ऐसा क्यों? एपैथी एक हिस्सा है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। कई बार सरपंच ये प्रधान खुद ही नहीं चाहते कि ग्राम सभा की बैठक हो, क्योंकि वहां उनसे मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी से डरते हैं। हाँ, तो बस कागजों पर खानापूर्ति कर दी जाती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट था वो कई जगह खो जाता है। और इससे भी बड़ी चुनौती का जिक्र सोच करता है, पावर्स और रिसोर्सेज का ट्रांसफर। हाँ, और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी दुखती रग है। ज्यादातर राज्य सरकारों ने लोकल गवर्नमेंट्स को न तो जरूरी अधिकार दिए हैं और न ही पर्याप्त पैसा। वो आज भी छोटे छोटे कामों के लिए, फंड्स के लिए राज्य सरकार पर निर्भर हैं। सोर्स की एक न्यूज़पेपर हेडलाइन है, स्टेट्स अपोज डायरेक्ट फंडिंग ऑफ पंचायत्स। ये इस समस्या को बिल्कुल सटीक दिखाती है। पर राज्य सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? उन्होंने ही तो संविधान संशोधन पास किया था। अब वो अपना कंट्रोल क्यों नहीं छोड़ना चाहती? क्योंकि पावर, पेट्रोनेज और पैसा कोई आसानी से नहीं छोड़ता। एमएलएज और राज्य के ब्यूरोक्रेट्स को लगता है कि अगर पंचायतें सीधी पावरफुल हो गईं तो उनकी अपनी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, उनका कंट्रोल कम हो जाएगा। हाँ, जमीनी स्तर पर जो उनका कंट्रोल है, जो पेट्रोनेज नेटवर्क्स हैं, वो कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट के आदर्श को पाने से हम अभी भी काफी दूर हैं। तो यहाँ पर वो इनसाइड है जिसके बारे में आप बात करी थी। एक पैराडॉक्स है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर तो बना लिया, 36 लाख प्रतिनिधियों के साथ, लेकिन साथ ही साथ इस स्ट्रक्चर को सच में पावरफुल बनाने में स्ट्रगल कर रहा है। इट्स लाइक अ मैसिव, ब्यूटिफुली इंजीनियर्ड कार दैट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव रिफ्यूज्ड टू गिव द कीज टू। एग्जैक्टली। ढांचा तो बन गया है, पर उसमें जान फूंकना भी बाकी है। द रियल बैटल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इजंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनीमोर, इट्स इन द स्टेट कैपिटल्स। तो क्या दुनिया में कहीं ये सिस्टम बेहतर काम कर रहा है? सोर्स में ब्राजील के एक शहर पोर्टो एलेग्रे का एक शानदार उदाहरण है। हाँ, और वो दिखाता है कि क्या पॉसिबल है। वहां उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के साथ जोड़ा है। शहर के लगभग 13 लाख लोग अपने शहर का बजट बनाने में सीधे हिस्सा लेते हैं। क्या? सिटीजन्स डिसाइडिंग द सिटी बजट? वाओ! बस्तियों तक बसें चलती हैं और बिल्डर झुग्गी वासियों को बिना पुनर्वास के बेघर नहीं कर सकते। वाओ! ये दिखाता है कि जब लोगों को असली शक्ति मिलती है तो प्रायोरिटीज कैसे बदल जाती हैं। सही। सोर्स ये भी बताता है कि हमारे अपने देश में केरल में भी पीपल्स प्लान कैंपेन के तहत ऐसे ही प्रयोग हुए हैं। तो इस पूरी चर्चा से जो एक बड़ा सवाल निकल कर आता है वो भविष्य का है। 1992 के संशोधन ने डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक लीगल स्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन असली सेल्फ गवर्नमेंट सिर्फ ढांचे से नहीं बल्कि मानसिकता में बदलाव से आता है। बिल्कुल, नागरिकों की मानसिकता में भी और नेताओं की मानसिकता में भी। असली सवाल ये है कि क्या हम नागरिक के तौर पर शासन के पैसिव रिसिपिएंट से एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने के लिए तैयार हैं? तो सोचने वाली बात यह है कि किसी ग्राम सभा या वार्ड मीटिंग को सिर्फ एक औपचारिकता से एक जीवंत बहस और फैसले लेने वाली संस्था में बदलने के लिए क्या करना होगा?
शायद डिसेंट्रलाइजेशन का अगला कदम संवैधानिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है. A cultural shift is needed. Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 2 Federalism of Class 10th NCERT Democratic Politics. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. धन्यवाद. जय हिंद.